निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज मॉड्यूल 18 जिसका शीर्षक है बाल यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हम सभी जानेंगे कि बाल यौन शोषण को रोकने में विद्यालयों की भूमिका क्या हो सकती है। इस सत्र के उपरांत शिक्षकों में इस बात की समझ विकसित हो सकेगी कि बाल यौन शोषण क्या होता है, बाल दुर्व्यवहार क्यों होता है, बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के परिणाम क्या हो सकते हैं, बच्चों के प्रति हो रहे शोषण को रोकने में विद्यालय की भूमिका क्या होती है, बच्चों के साथ हो रहे व्यवहार का विश्लेषण किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस बात की समझ भी विकसित हो सकेगी कि वे समाज को बाल यौन शोषण के प्रति किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाल दुर्व्यवहार क्या होता है। बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। हालांकि हम बाल दुर्व्यवहार में सामान्यतः शारीरिक शोषण को ही शोषण समझते हैं, जबकि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होने वाला शोषण भी बच्चों के मानस पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार या गंभीर आघात तक ही सिमटा नहीं होता, बल्कि बच्चों को इरादतन गलत तरीके से छूना या अनुचित बातें करना, जबरन यौन कृत्य के लिए मजबूर करना, भोलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए चॉकलेट, पैसे आदि का प्रलोभन देना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना आदि बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं। अक्सर इनमें शामिल व्यक्ति हमारे आसपास के रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी होते हैं, जिनकी हरकतों से उनके कृत्य का पता लगाना कठिन होता है। कई बार बाल दुर्व्यवहार मजाक करते करते कर लिया जाता है, तो कई बार अनुशासन व सुधार के नाम पर दुर्व्यवहार होता है, जिसमें कई बार माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, सहपाठी व कोच भी संलिप्त रहते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी दबी यौन कुंठा एवं मनोविकार से ग्रस्त होने के कारण ऐसा करता है, तो कई बार पारिवारिक कलह, पीढ़ीगत दूरी के कारण भी बच्चों के स्वास्थ्य, शरीर व गरिमा को क्षति पहुंचाई जाती है, जिसमें बेवजह बच्चों को पीटना, तेज़ी से झकझोरना, खिल्ली उड़ाना, उपेक्षा करना शामिल है। बच्चे ना तो मजबूत प्रतिरोध कर पाते हैं और ना ही उनमें यौन चेतना का विकास होता है, जिससे वे ऐसे अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट्स बन जाते हैं। ऐसे पीड़ित बच्चों में लड़के एवं लड़कियां दोनों ही निशाना बनते हैं। जब हम बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के परिणामों की बात करते हैं, तो निसंदेह बाल यौन शोषण एक जघन्य कृत्य है। इससे बच्चे के अवचेतन मन में अनजाना सा डर घर कर जाता है और वे अवसाद, बुरे सपने, आत्मग्लानि, आत्मविश्वास की कमी, बिस्तर गीला करना, अनिद्रा जैसे मनोविकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला यह शोषण बच्चे के अंतःमन में गहरा बैठ जाता है, जो धीरे धीरे समय के साथ कुंठा बनकर दूसरों के साथ यौन शोषण करने के लिए प्रेरित भी करता है। यह मनोविकार उसके जीवन का हिस्सा बनकर एक अपराध बोध का बोझ बन जाता है, जिस कारण बच्चे कई बार बड़े होने पर भी इस मानसिक ग्लानि से उबर नहीं पाते। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। बच्चों के साथ सेक्सुअल अपराध के 17 सिम्टम्स। बुरे सपने देखना और नींद की प्रॉब्लम, अंगूठा चूसना और बिस्तर गीला करने जैसी पुरानी आदतों की तरफ लौटना, नहाने के लिए कपड़े खोलना और कपड़े चेंज करने से मना करना, अंडरपैंट का गंदा होना या ब्लीडिंग होना ये टॉयलेट ट्रेनिंग से संबंधित नहीं है, यूरिनेशन या मोशन के समय दर्द होना, कभी एकदम गुमसुम खोए रहना, एकदम दूर चले जाना, बार बार उदास या डिस्टर्ब्ड हो जाना, असामान्य रूप से सीक्रेटिव हो जाना, झूठ बोलना, अपनी किसी गुप्त बात के लिए बड़े या छोटे से बात करने से इनकार करना, पर्सनालिटी में अचानक चेंज आना, जैसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करना, क्रोध, निराशा और परेशान रहना, गैर जिम्मेदार हो जाना या उनमें कुछ चीजों, जगहों और लोगों को लेकर एक डर पैदा होना, किसी के भी साथ, चाहे वो आपके भरोसे के लोग क्यों ना हो, बच्चों का अकेले रहने से इनकार करना, खाना खाने की आदतों में बदलाव, खाने और निगलने में मुश्किलें,
शरीर के गुप्त अंगों के लिए नए शब्दों का इस्तेमाल करना बिना किसी कारण के, खिलौनों और चीजों के साथ अजीब और सेक्सुअल तरीके से रहना, सेक्सुअल खेल खेलना, किसी बड़े वयस्क दोस्त या नए दोस्त की बात करना और अचानक से पैसे और गिफ्ट मिलना, खुद को नुकसान पहुंचाना, काटना, जलाना या दूसरे नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें, कपड़े पहनने के तरीके में बदलाव, कभी शाबिली तो कभी भड़काऊ अंदाज में पहनना, शरीर पर निशान जैसे अजीब से घाव, मुंह और जेनाइटल्स के आसपास खरोंच, चोट, खून आना, बाल झड़ना, शरीर पर काटने या चोट के निशान, घर से भाग जाना, स्कूल से बार बार छुट्टी लेना, पीई, खेल और स्विमिंग में भाग लेने से मना करना। याद रखें, गलत व्यवहार लड़के और लड़कियों दोनों के साथ होता है। किसी प्रूफ का इंतजार ना करें। अब्यूज के शारीरिक निशान बहुत कम होते हैं। जरा अपने बचपन की ओर जाइए और विचार कीजिए, क्या आपके साथ कभी इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है? यदि हाँ, तो आपने उस परिस्थिति में क्या किया? अब जरा विचार कीजिए कि एक शिक्षक के रूप में जब आप देखते या सुनते हैं कि एक बच्चा अपमानित हो रहा है या शोषित हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या करेंगे? क्या आप भाग्य को दोष देंगे? क्या आप यह तर्क देंगे कि सभी प्रौढ़ बालावस्था से गुजरते हुए उस अवस्था तक पहुंचते हैं, तो इसके साथ गलत क्या है? तर्क देंगे कि यह तो रीति रिवाज व प्रचलन है, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता? गरीबी पर दोष मढ़ेंगे या फिर भ्रष्टाचार पर आरोप लगाएंगे, और या परिवार वालों को दोषी ठहराएंगे कि वे इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? दूसरी परिस्थिति को सोचते हैं, यदि बालक या बालिका आपका छात्र नहीं है तो आप चिंता क्यों करें? यह पता लगाने की कोशिश करें कि बच्चे को सचमुच सुरक्षा की ज़रूरत है। तब तक इंतज़ार करें जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिल जाता, या फिर आप यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा सुरक्षित जगह पर है। बच्चे से बात करेंगे, उसके परिवार वालों से बात करेंगे और उन्हें यह बताएंगे कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बाल्यावस्था उसका अधिकार है और माता पिता की यह पहली जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों की देखभाल करें। आवश्यक होने पर बच्चे और उसके परिवार की मदद करेंगे। यह पता लगाएंगे कि उस बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या खतरा है। बच्चों के विरुद्ध क्रूर व्यवहार करने वाले या जिनसे बच्चों को सुरक्षा की ज़रूरत है, वैसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या फिर कानूनी सुरक्षा और उपचार की आवश्यकता होने की स्थिति में मामले को पुलिस थाने में दर्ज करवाएंगे। इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया इस पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या आप स्वयं को मात्र एक शिक्षक या सर्वोच्च प्रदर्शक या प्रेरक या मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं? क्योंकि शिक्षक या सर्वोच्च प्रदर्शक या प्रेरक या मार्गदर्शक को एक संरक्षक, बचावकर्ता एवं सामाजिक बदलाव लाने वाले अभिकर्ता की भूमिका भी अवश्य निभानी चाहिए। इसलिए हम शिक्षकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम बाल समुदाय और परिवार के प्रमुख अंग हैं। इस तरह हम उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें सुरक्षा देने के प्रति जिम्मेदार हैं। हम बच्चों के रोल मॉडल या आदर्श हैं और इसके लिए हम कुछ मानक निश्चित करें। इसके साथ साथ हम शिक्षक के रूप में युवा छात्र छात्राओं की उन्नति, विकास, भलाई और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार भी हैं। हम अपने पद के कारण यह जिम्मेदारी एवं प्राधिकार अपने अंदर व्याप्त है ऐसा महसूस करें। हम एक शिक्षक से अधिक उच्च हो सकते हैं जो हमारे स्कूलों में केवल पाठ्यक्रम पूरा करते हैं व बेहतर परिणाम लाते हैं। हम सामाजिक बदलाव लाने वाले अभिकर्ता भी हो सकते हैं। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को, समाज को इस दिशा में जागरूक कर सकें। यदि हम बाल यौन शोषण के रोकथाम की बात करें या बाल दुर्व्यवहार के रोकथाम की बात करें, तो हमें प्रकटीकरण के लिए सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए। शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों और अभिभावकों को जागरूकता देनी चाहिए।
बाल संरक्षण नीति में सुरक्षित भर्ती प्रक्रिया सम्मिलित होना अनिवार्य। बच्चों को खुद की रक्षा के साथ साथ रिपोर्ट के लिए जागरूकता दी जानी चाहिए और साथ ही स्टाफ, बुनियादी ढांचे सहित स्कूलों का नियमित सेफ्टी ऑडिट करवाना चाहिए। जब हम इंटरवेंशन या हस्तक्षेप की बात करते हैं तो संकेतों और लक्षणों को नोट करना और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के किसी भी पीड़ितों की पहचान करना हमारा परम कर्तव्य होता है। बच्चे को समर्थन देना जिससे बच्चा आत्मविश्वास पूर्वक अपनी बात परामर्शदाता से कह सके, अनिवार्य रिपोर्टिंग करना, स्कूल में रिपोर्टिंग के प्रोटोकॉल का पालन करना, पीड़ित बच्चे की गोपनीयता को बनाए रखना, बच्चे या परिवार या बच्चे के साथ किसी अन्य सहायता का विस्तार करना, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि बालक शोषण करने वाले के संपर्क में न आ रहा हो और यदि आवश्यक हो तो परामर्शदाता को साथ रखें। चिकित्सा परीक्षा के दौरान सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीड़ित बच्चे के प्रति हम सहायक व्यवहार कर सकते हैं। बच्चे को गोपनीयता का आश्वासन देकर और सहानुभूति के साथ उससे बातचीत करके, यदि मामले की सूचना दर्ज हुई है तो बच्चे की सहमति भी लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हम चाइल्ड लाइन की मदद भी ले सकते हैं। चाइल्ड लाइन यानी 1098 नंबर पर डायल करके हम चाइल्ड लाइन की मदद ले सकते हैं। बच्चे की मेडिकल जांच करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपराध की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर परिस्थिति में बच्चे की गोपनीयता को बनाए रखना होगा। जब हम बाल पीड़ित के प्रति असहयोगात्मक व्यवहार की बात करते हैं तो हमारे कुछ व्यवहार ऐसे हो सकते हैं जो उसको हमारे असहयोगी रवैये को दर्शाते होंगे। जैसे जब इस प्रकार की घटना हो तो हम बच्चे को यदि दोषी ठहरा रहे हैं तो बच्चा डर और सहम जाएगा और उसको लगेगा कि हमारा व्यवहार सहयोगी नहीं है। बच्चे की उपेक्षा करना, जब बच्चा किसी व्यक्ति या घटना के बारे में शिकायत करता है तो अगर हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो भी बच्चे को ऐसा प्रतीत हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बच्चा शोषण का खुलासा करता है तो अक्सर करके ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को चुप करा दिया जाता है, तो यह भी हमें नहीं करना चाहिए। और बच्चे को अपराधी के पास वापस भेजना, अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो भी गलत हो रहा है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे के सामने हम दूसरों से शोषण की बात ना करें। मीडिया या अन्य लोगों के लिए बच्चे की पहचान का खुलासा करना, यह भी हमारा असहयोगात्मक रवैया होगा। एक संस्था के रूप में विद्यालय और उस विद्यालय के सदस्य के रूप में हम शिक्षक, इन तरीकों को अपनाकर बच्चों को बाल यौन शोषण और बाल दुर्व्यवहार की घटना से बचा सकते हैं। ये कौन से तरीके हो सकते हैं, आइए इन पर विचार करते हैं। बच्चों की आयु के अनुसार बच्चों को इस बात के बारे में हमें बताना होगा कि उनके साथ होने वाली कोई गतिविधि सही है या गलत। हमें अपने बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार रखना होगा और हमारे विद्यालय में ऐसा माहौल बनाना होगा कि वो हमारे साथ हर बात को साझा करने के लिए सहज हो सके। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। बच्चे को बताना चाहिए कि उनको छूने, गाल खींचने या शरीर के अन्य अंगों को स्पर्श करने वाली गतिविधियों को कैसे पहचाना जाए और कुछ भी गलत लगे तो इस पर उन्हें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि बच्चों को निडर बनाना चाहिए और उनको विरोध करने का तरीका ज़रूर सिखाएं। अपने बच्चे को इस कदर मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करें कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो तो वो इसका विरोध करने में कोई झिझक ना करें। हम बच्चों को इस बात का यकीन दिलाएं कि हम हर कदम पर उनके साथ हैं। एक परिवार के रूप में विद्यालय में हमें यह ध्यान रखना होगा कि बाहरी लोगों से बच्चों को सतर्क रहने के लिए कहें। बच्चे की दिनचर्या से संबंधित सवाल ज़रूर पूछें, जैसे कि उसने आज दिन भर में क्या कुछ किया या घर पे क्या हुआ, घर के बाहर क्या हुआ। यहाँ तक कि बच्चों से विद्यालय के बारे में भी बातचीत करें कि लंच ब्रेक से लेकर स्कूल में पढ़ाई को लेकर कुछ सवाल हो तो वो भी करें, या फिर उन्हें स्कूल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। इसके साथ साथ हम बच्चों से उनके दोस्तों और उनके संबंधियों के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। हम यह भी पूछ सकते हैं कि उन्हें कौन से लोग अच्छे लगते हैं और कौन बुरे। अच्छे और बुरे लगने के पीछे की वजहों के बारे में भी हम उनसे खुलकर बातचीत करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की कुत्सित विचारधारा से प्रेरित लोग
बच्चे को चॉकलेट या खिलौने का प्रलोभन देते हैं तो हम ये ज़रूर ध्यान दें कि क्या इस तरह अनावश्यक रूप से कोई बच्चे को लुभाने का प्रयास तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति से सतर्क हो जाएं और बच्चे के परिवार में इसकी सूचना दें। अगर हमें किसी व्यक्ति पर संदेह है तो इसके बारे में हम बच्चे के परिवार को सूचित करें या पुलिस को भी सूचित कर सकते हैं। समय समय पर विद्यालय में होने वाली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में बच्चों के अभिभावकों से बातचीत ज़रूर करें और साथ ही उन्हें इससे जागरूक भी करें कि उनके बच्चों के साथ में उन्हें संवाद बनाए रखना है और साथ ही साथ उन्हें अपने बच्चों को भावनात्मक मजबूती प्रदान करनी है। एक संस्था के रूप में विद्यालय को यह करना होगा कि बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करें और साथ ही गांव के अन्य सदस्यों को भी जागरूक करें। आशा है आज का सत्र आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। इस सत्र को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।